उसके अलावा जो एक चीज़ उन्होंने बताई कि 1 मिनट में अपना प्रोनेशन कैसे ठीक करें, यहाँ तक कि मज़ाहिर सैदू और अब्बास राना के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें भी सरप्राइज़ कर दिया। इसके अलावा हमने इनसे दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आर्म रेसलिंग में हो सकता है वो भी पूछा, हुक या टॉप रोल। वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो हमारा एक पिछला पॉडकास्ट था काफ़ी फेमस आर्म रेसलिंग फिगर जो कि खुद एक आर्म रेसलर भी हैं और एक काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ आर्म रेसलिंग पे भी आप उनको देखते होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा आर्म रेसलिंग इवेंट्स में एज अ कमेंटेटर और होस्ट भी रहते हैं। तो कोच रे के साथ हमारा जो पॉडकास्ट था इंग्लिश में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी हिंदी ऑडियंस वरीड थी कि हिंदी में वीडियो आने वाली है या नहीं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहें क्योंकि हम हिंदी में इसकी वीडियो लाने वाले थे और वो वीडियो आज फाइनली आ चुकी है। कोच रे, आपने इनको बहुत सारी जगह देखा होगा। ये आर्म रेसलर से ज़्यादा नज़र आते हैं बहुत सारे मैचेज में। ईस्ट वर्सेस वेस्ट या किंग ऑफ द टेबल, ये उनमें हर मैच में नज़र आते हैं क्योंकि ये उस मैचेज में कमेंट्री करते हैं और ये सारे मैच जो काफ़ी क्लोजली देखते हैं। तो इनसे अच्छा आर्म रेसलिंग के बारे में नॉलेज और कोई नहीं रखता होगा, इसलिए हमने इनको ही पिक किया और इनसे बात की आर्म रेसलिंग के बारे में। और कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई जो हमको इंटरनेट के ऊपर तो नज़र नहीं आती क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट है और इनके फ्रेंड भी काफ़ी बड़े हैं, जैसे जॉन ब्रेजेंक और डेनिस सिप्लिंकोव। इन लोगों के साथ जो ट्रेनिंग करता हो उससे अच्छा नॉलेज किसको होगा। तो इस वीडियो में सारा कुछ हम ब्रेक डाउन करेंगे, क्या क्या उनके साथ बात हुई हमारी, यहाँ तक कि मज़ाहिर सैदू और अब्बास राना के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें भी सरप्राइज़ कर गया। तो ये पूरी वीडियो देखिए आप, उन्होंने काफ़ी अच्छे से आर्म रेसलिंग के बारे में डीपली बताया है। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं कोच रे हैं कौन। तो लैटविया में पैदा हुए थे और 83 kg इनका बॉडी वेट है और 5'7" इनकी हाइट। अगर आप कोच रे को जानते होंगे तो वो वॉइस ऑफ आर्म रेसलिंग से जानते होंगे क्योंकि वहाँ ये अपने बहुत सारी ट्रेनिंग टिप्स और अपने अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। ये बताता है कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार आर्म रेसलिंग टेबल ही देखा था 2006 में, जब ये 16 साल के थे। और फॉर्चुनेटली इनका जो ट्रेनिंग पार्टनर और इनका क्लासमेट था वो एक नेशनल चैम्पियन था आर्म रेसलिंग में। तो वहीं से इनको काफ़ी ज़्यादा ही एडवांटेज मिल गई आर्म रेसलिंग सीखने में। और इसी बीच ये अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में। तो जिम जाने के बाद जब इनको वहाँ एक और इंट्रोडक्शन होती है आर्म रेसलिंग से, तो ये बताते हैं कि शुरू में ये आर्म रेसलिंग में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बेंच प्रेस में क्योंकि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे थे। लेकिन यही चीज़ इनको आर्म रेसलिंग में आने के लिए मोटिवेट करती है क्योंकि ये इनके लिए एक टफ चैलेंज था जिसमें ये अपने आप को काफ़ी अच्छा बनाना चाहते थे। उसके बाद ये अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भी ये ट्रेनिंग करते रहते हैं और इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं कि अपनी कंट्री के आर्म रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। और इसके अलावा जब हमने इनसे पूछा कि द फेमस कोच रे के पहले कोच कौन थे, तो जैसे कि इनके पहले बैचमेट इनके कोच थे, इसके अलावा इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था एक काफ़ी फेमस आर्म रेसलिंग लेजेंड यानी समोलिन द जेडाई से भी। और 2010 में समर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें ये कम्पीट करते हैं, जिसमें ये एक हाथ से सेकंड और दूसरे हाथ से थर्ड आ जाते हैं। और उसके बाद ये बताता है कि यानिस का इन्वाइट आता है इसके बाद और इनको एक इनवाइट मिलता है स्वीडन में एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल, इसमें कम्पीट करने के लिए। इस सब के अलावा जब हमने इनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा फेवरेट आर्म रेसलर इनका कौन है, तो ये नाम लेते हैं द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द जॉन ब्रेजेंक का, जो कि शायद हम में से और भी लोगों के फेवरेट आर्म रेसलर हैं। ये जॉन ब्रेजेंक के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं जो कि आप सब जानते ही होंगे कि जॉन उसको कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। जॉन ब्रेजेंक का कंट्रीब्यूशन आर्म रेसलिंग में इतना ज़्यादा है कि शायद ही किसी और स्पोर्ट्समैन का उसके स्पोर्ट्स में जॉन ब्रेजेंक के जितना कंट्रीब्यूशन और इतने लंबे टाइम तक डोमिनेशन बना हुआ हो। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा जॉन ब्रेजेंक को अलग बनाती है वो ये है कि इन्होंने इतने लंबे टाइम तक अपने आप को इस गेम में टॉप पे बना के रखा है। लगभग 40 साल के स्पैन में जॉन ब्रेजेंक अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। और ये मेंशन करते हैं लियोनाइडिस के अगेंस्ट मैच को भी, क्योंकि उस मैच में भी आप देख सकते हैं कि इस एज में भी 60 साल के होने के बाद भी जॉन ब्रेजेंक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई कि ऐसा लगने लगा कि जॉन ब्रेजेंक उस तरह से मोटिवेटेड है जैसे वो अपने यूथ में थे। उसके अलावा एक और भी मैच के बारे में बताते हैं, वो था वोगोडा के सामने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जॉन ब्रेजेंक जीतेंगे, लेकिन इस तरीके से डोमिनेंस दिखाया और पुल कर दिया वोगोडा को कि लोग सरप्राइज हो गए थे। ये सारी चीज़ें जॉन ब्रेजेंक को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाती है। इनके और भी बहुत सारे आर्म रेसलर फेवरेट है जैसे कि एलिजार मोर्तोव और अर्मिस गैरस्मेरिन, ये तो इनके फ्रेंड भी हैं, लेकिन बताते हैं कि इनसे कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए जितना इन्फ्लुएंस ये जॉन ब्रेजेंक से हुए हैं। और ये बताते हैं कि आर्म रेसलिंग में कोई भी आता है वो अपने आप को ग्रो करने के लिए 20-30 kg एक्स्ट्रा पुट कर लेता है और सुपर हेवीवेट डिवीजन में चला जाता है, लेकिन जॉन ब्रेजेंक वो है जो 100 kg की कैटेगरी में रहने के बावजूद भी इतने हेवी वेट लोगों को हरा देते हैं काफ़ी इजीली, और ये डोमिनेशन ही उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम इनके साथ डिस्कस करना चाहते थे वो थी इंडियन आर्म रेसलिंग। और इंडियन आर्म रेसलिंग में अगर एक नाम सबसे पहले आता तो वो मज़ाहिर साइदू का था। तो हमने जब इनसे मज़ाहिर के बारे में बात की तो एक चीज़ आप लोग भी जानते ही होंगे कि मज़ाहिर का इनके साथ किंग ऑफ द टेबल में एक बार मैच हो चुका है, जो कि एक सुपर मैच था जिसमें अनफॉर्चुनेटली मज़ाहिर हार गए थे। तो कोच रे का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मज़ाहिर के साथ
और ये बताते हैं कि ये इनको लैरी विल्स के थ्रू भी जानते थे, क्योंकि दुबई में जब ये लोग ट्रेन करते थे वहाँ भी वो इनसे मिल चुके थे। और इनके टॉप रोल से डील करना काफ़ी मुश्किल है और ये काफ़ी हम्बल और इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। लेकिन वो एक और कंसर्न भी बताते हैं एक तरह से, वो बोलते हैं कि कब मज़ाहिर साधु इंडिया से बाहर निकलेंगे और यूएई से बाहर निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग को, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल है वो नेक्स्ट लेवल है, तो और वो इंटरनेशनल ही नजर आएगा। तो वो काफ़ी इनका वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि मज़ाहिर साधु उनके नज़र में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और कोच रे ये भी बताते हैं कि मज़ाहिर का लेवल कितना ज़्यादा ही एडवांस हो सकता है। ये इस बात से पता चल चुका था जब डेव चेफी, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर नाम है, स्ट्रगल कर रहे थे मज़ाहिर को ग्रिप करने में भी, और उनके टॉप रोल के अगेंस्ट वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। रीमैच को लेके क्या कहते हैं मज़ाहिर साधु के साथ, वो बोलते हैं कि अब तो काफ़ी मुश्किल है और उनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब इम्पॉसिबल हो जाएगा इनको हराना। तो ये बोलते हैं कि रीमैच को तो फिलहाल अभी रहने देते हैं। और इसी के बीच में अचानक से एक और नाम भी आ जाता है। वो एक किड के बारे में बात करते हैं, वो होते हैं अब्बास राना। WF के अंदर अब्बास राना को उन्होंने देखा था, उनके परफॉर्मेंस को भी देखा था। वो ये बताते हैं कि इंडिया में अभी कोई इतना पोटेंशियल वाला एथलीट है, अगर इनको इंजरी नहीं होती है और इसी तरीके से ये लगे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नाम बनाने वाले हैं ये इंडियन आर्म रेसलिंग का पूरे वर्ल्ड में। तो अगर अब्बास राना ये वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा जब अब्बास राना की बात निकली गई थी तो हमने एक चीज़ पूछ ली जो काफ़ी ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी वाली थी। हमने पूछा कि ऑर्डन लैरेट से अब्बास राना का मैच होने का कोई चांस बन सकता है या नहीं, और मजाक में हमने ऑर्डन लैरेट को सार्कास्टिक टोन में लेजेंड कह दिया, जिसको शायद कोच रे समझ नहीं पाए थे और हमारे कुछ ऑडियंस भी नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर इन्होंने बताया कि इन दोनों के गोल्स शायद काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। जहां ऑर्डन के साथ पूरी लेगेसी जुड़ी हुई है उनके फादर की, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही प्लान करके चल रहे हैं आगे की चीज़ों को। लेकिन ये बात तो उनके जहन में हमने डाल दी है कि ऑर्डन लैरेट का भी एक कोई कंपटीटर हो सकता है इंडिया से। You know, there's a guy in India that we're looking at for Auden. Ooh. Yeah. World champion. Panika? Abbas. अब्बास राना आप एक मैच भी हम लोग ने फिक्स करके आ गए हैं। तो आप लोग अगर क्या अब्बास राना और ऑर्डन लैरेट का मैच देखना चाहेंगे, और इसकी हाइप तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ही बनने वाली है इंडिया में अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो। इस सब के अलावा हमने इनसे आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग, सप्लीमेंट्स और डाइट के बारे में भी बात की। उनमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें कोच रे से मिली। तो कोच रे से जब हमने पूछा कि सप्लीमेंट कौन सा वो रिकमेंड करेंगे, तो वो ये बताते हैं कि आर्म रेसलिंग एक स्ट्रेंथ स्पोर्ट है, तो आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट के जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे कि क्रेटीन और जॉइंट सपोर्ट के लिए कोलेजन। लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करिए रिकवरी के ऊपर, जैसा कि मसल को रिकवर करने में 48 आवर्स लगते हैं, टेंडन को रिकवर करने में 2 वीक्स लगते हैं, ऐसा बताया कोच रे ने। तो आप इसको रिकवरी में टाइम दीजिए और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। और इस सब के अलावा जो काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी बात थी उनसे पूछनी, वो उन्होंने बिना पूछे ही बता दी, और वो थी स्टेरॉइड्स के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। तो कोच रे कहते हैं कि ये बिल्कुल एक पर्सनल डिसीज़न है आपके गोल्स और आपके फेडरेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेडरेशन में टेस्टिंग होती है और आर्म रेसलिंग उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिवार्डिंग स्पोर्ट नहीं है। तो अगर आप अनफेयर तरीके से इवेंट में अनफेयर तरीके से खेलने जाते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके, तो एक तो ये मोरली गलत होगा, और दूसरा ये उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा और रिवार्ड काफ़ी कम। तो ये बताता है कि जिस कंपटीशन में आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल नहीं रहा है वहाँ आप लाइफ को रिस्क कर ले रहे हैं। इस चीज़ से मुकरते भी नहीं है कि स्टेरॉइड का यूज़ नहीं है आर्म रेसलिंग के अंदर। वो बोलते हैं स्टेरॉइड का यूज़ है, लेकिन सुपर हेवी वेट डिवीज़न में जहाँ आप मॉन्स्टर देते हैं वो इसी तरीके से नहीं बन गए। लेकिन उस लेवल तक जाना अगर आपका मोटिव है और वहाँ जाने को सोचते हैं तब आप जा सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे लेवल पे भी जा सकते हैं नेचुरली, ऐसा कहना है कोच रे का। और कोच रे अपने बारे में भी बता देते हैं, जैसा कि अभी तक तौहीद शेख, बेंजामिन और जो भी लोग हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं वो तो नेचुरल। इसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है कि आर्म रेसलिंग के अंदर लेकर होगी, वो ये था कि प्राइम लेवान में और प्राइम डेनिस में कौन जीतेगा। तो कोच रे अपने एनालिस्ट और एक्सपीरियंस पे ये बताते हैं कि लेवान इस मैच में जीत जाएंगे अगर दोनों प्राइम लोग एक दूसरे के सामने आए, क्योंकि डेनिस को भी बहुत बार देखा गया है कि आंड्रे पुष्कर से लेकर डेव चेफी के सामने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। मैच तो भले ये जीत गए लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं बहुत सारे मैचेस में। वहीं लेवान बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हैं, जैसे कि ये हाउस क्लीन करने आए हैं आर्म रेसलिंग का। लेकिन फिर भी हम लोग तो डेनिस के फैंस हैं और हमारा वोट डेनिस के फेवर में ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमने अभी लेटेस्ट लेवान का जो मैच होने वाला है दिसंबर में किंग ऑफ द टेबल में जेरी कैडरेट के अगेंस्ट, तो इसमें भी हमने इनसे पूछा कि क्या जेरी का कुछ चांस बनता है लेवान को हराने में। और कोच रे ने काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल में एक टेक्निकल बात की जब हमने उनसे पूछा कि लेवान फ्लॉप रिस्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे थे अर्मिस वाले मैच में, तो क्या फ्लॉप रिस्ट स्पेशलिस्ट
जेरी के अगेंस्ट लेवान काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करने वाले हैं, तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब अर्मिस जब फ्लॉप रिस्ट में गए तो वो बैक प्रेशर इन्वॉल्व किए हुए थे, हालांकि जब जेरी फ्लॉप रिस्ट में जाते हैं तो वो आगे जंप कर जाते हैं और एक तरह के प्रेस में रहते हैं। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ही अलग टेक्निक्स हैं और जेरी का आर्म सुपिनेट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बताते हैं टेक्निक जो सबसे यूनिक है वो जेरी की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पिक करेंगे लेवान को अगर इनको पैसा लगाने का हो। इसके अलावा हमने इनसे दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आर्म रेसलिंग में हो सकता है वो भी पूछा, हुक या टॉप रोल। तो इन्होंने कहा कि जो भी टेक्निक से आप मैच जीत जाते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप हुक अच्छा खेल सकते हैं और मैच जीत सकते हैं तो हुक ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप टॉप रोल में ज़्यादा एफिशिएंट है तो आप टॉप रोल ही खेलें। लेकिन फिर भी इन्होंने एक काफ़ी अच्छी एडवाइस दी जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बताते हैं कि टॉप रोल काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है हुक के कंपैरिजन में। हुक में आपको काफ़ी ज़्यादा एल्बो पेन होने के चांसेस भी होते हैं, ख़ासकर बिगिनर स्टेज में। तो जब भी अगर कोई नया आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहा हो तो पहले उसको टॉप रोल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे उसको पता चल जाए कि पुल किस तरह से करना है। और अगर वो नेचुरली हुक में जाता है तब उसको हुक की ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हुक खेलें या फिर आप टॉप रोल, आपको सीखना दोनों ही चाहिए। इसके बाद हमने इनसे पूछा कि आर्म रेसलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है आर्म रेसलिंग के ऊपर, और ये भी पूछा कि क्या छोटे हाथ वालों को हुक ज़्यादा सही रहेगा या लंबे हाथ को टॉप रोल ज़्यादा सही रहेगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिटेल में वो बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि बॉडी काफ़ी डिफेंसिव होती है, वो खुद को बचाने के लिए अपने पोजीशन में चली जाती है और उस पोजीशन को आपको समझना चाहिए और अपने बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ही अपनी कोई भी टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि आप अपने लाइफ के काफ़ी लंबे टाइम तक एक टेक्निक में रहने के बावजूद दूसरे स्टाइल में ट्रांजिशन कर सकते हैं, और इसके भी काफ़ी बड़े बड़े एग्जांपल्स इन्होंने बताए, जैसे कि डेवॉन लैरेट जो कि इनिशियल फेज़ में अपने करियर के ज़्यादातर हुक पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब आप देखते होंगे डेवॉन लैरेट को ओपन टॉप रोल खेलते हुए, क्योंकि डेवॉन लैरेट टाइम के साथ एडजस्ट करके जिस तरह से उनकी बॉडी रिएक्ट करती थी मैचेस में और वो जिस पोजीशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते थे उस पोजीशन में वो जाते गए, ना कि किसी एक टेक्निक पर स्टिक करके रह गए। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने इनसे पूछा था कि क्या जेनेटिक्स का भी रोल होता है आर्म रेसलिंग में। जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा ही रोल होता है जेनेटिक्स का, तो आर्म रेसलिंग के अंदर इसका क्या रोल है और कौन से ऐसे मार्कर्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये आर्म रेसलिंग के लिए अच्छे जेनेटिक्स है या फिर नहीं। सबसे तो पहले ये बोलते हैं कि पहले हम अब नॉर्मल जेनेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डेनिस और ओलेग। वो ये बताते हैं एक्रोमेगाली की वजह से आपके हाथ का लेंथ बड़ा हो जाएगा, आपकी हाइट की साइज़ बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से अपोनेंट को ग्रिप करने में मुश्किल आ जाएगी। तो ये एक जेनेटिक गिफ्ट हो सकता है आर्म रेसलिंग में। लेकिन इसके अलावा एक और भी वो गिफ्ट के बारे में बात कराते हैं। वो ये बोलते हैं कि आप कितना जल्दी किसी टेक्निक को पिक करते हैं, ये भी एक जेनेटिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ जेनेटिक का अगर ओनर आएंगे, किसी आपका हाथ का साइज़ इस तरीके का नहीं, आप हार जाते हैं इस वजह से। तो एक और भी पॉइंट है कि आप अपने ट्रेनिंग को ठीक से पिक कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी एक साइन होगा आपके गुड जेनेटिक का। तो कोच रे बताना चाह रहे थे कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से अडेप्ट करता है ट्रेनिंग को लेकर, और आप कितना ज़्यादा न्यूरोलॉजिकली अडेप्ट कर जाते हैं किसी भी टेक्निक को, ये ज़्यादा ज़रूरी है जेनेटिक फैक्टर्स में। इसका एग्जांपल भी इन्होंने दिया, जैसे कि लैरी विल्स को 2 साल कम से कम लग गया था अपनी टेक्निक में सही से ढलने के लिए। इसके अलावा ये एग्जांपल देते हैं अपने किसी एक फ्रेंड का जो कि 2 महीने के अंदर ही बिल्कुल टेक्निकली परफेक्ट हो गए थे और बिल्कुल सारे आर्म रेसलर्स को अपने जिम में हराने लगे थे। तो आप कितना जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, ये भी जेनेटिक्स का एक काफ़ी बड़ा गिफ्ट हो सकता है आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने आर्म रेसलिंग के पूछे कोच रे के से, और जिस तरीके का जवाब इनसे मिला वो सही में समझ में आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं ये, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से आर्म रेसलिंग देख और खेल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, और इनसे जो चीज़ें पता चली वो ये उनमें से कोच है जो इनके नाम से स्पोर्ट ग्रो होता है। इतने ज़्यादा हम्बल और इस तरीके से अपने बात को ट्रांसपेरेंट रखना, वो भी किसी के सामने भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था हमारा जब इतने बड़े आर्म रेसलर के साथ हमें खुद इंटरेक्ट करने का मौका मिला। इसके अलावा इंडियन ऑडियंस के ऊपर भी इन्होंने बात की। ये बताते हैं कि प्रो पंजा जिस तरीके से मैच कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और जो हाइप बन रही है फैन की बेस, और जो फैन बेस बन रहा है इंडिया में आर्म रेसलिंग को लेके, ये खुद देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे जब इन्होंने रायन बोवन को देखा था बजाय से वो पुल करते हुए, और जिस तरीके पब्लिक रिएक्शन इन्होंने देखा उसके बदले में, उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई। और ये बताते हैं कि कब प्रो पंजा अपने एथलीट को बाहर भेजेगा और बाहर के एथलीट को अंदर लाएगा, इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। लेकिन इनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आर्म रेसलिंग को इस तरीके से ग्रो देखते हुए इंडिया के अंदर। और फैंस के लिए भी एक संदेश था, वो ये था कि अपने इंडियन आर्म रेसलर्स को सपोर्ट कीजिए और इस स्पोर्ट को भी सपोर्ट कीजिए। और इसके अलावा जो एक चीज़ उन्होंने बताई कि 1 मिनट में अपना प्रोनेशन कैसे ठीक करें। Guys, if you haven't subscribed to this is you're missing out.
you better subscribe. If you subscribe, your pronator gets 10% stronger. Okay, stay strong, love arm wrestling, guys.